चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग पहुंचिए। हम आ चुके हैं। आपका सेशन का आगाज हो चुका है ना। सभी आदमी को नमस्कार, जय हिंद। चलते हैं, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं, है ना। जी सभी को गुड इवनिंग। चलिए सेशन को आगे लेकर के चलते हैं। सभी आदमी का वेलकम। चलिए 1 मिनट हम वेट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी सभी पहुंचिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय हिंद, जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, है ना। यहाँ से आज का फिर से आपके पास 40 क्वेश्चन और एकदम बहुत ही तरातर, है ना, जो आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे लगा हुआ है। अभी देखेंगे आप, है ना। यहाँ से जब तक सेशन खत्म नहीं हो जाता है, आप लोग एकदम बने रहेंगे मेरे साथ। क्लियर है ना। चलिए चलते हैं। आज का जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी, है ना। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी। क्लियर है। जल्द से जल्द आप लोग आंसर करेंगे इसका। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना। एक का ए। देखिए 1885 में नहीं हुआ था, 1887 में हुआ था इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना। ठीक है। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुआ था, 1887 में। ठीक है। क्योंकि 1885 में जो है आपका 28 दिसंबर, 28 दिसंबर और 1885 को आपका आईएनसी, आईएनसी की स्थापना हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ठीक है। 1885 में, यानी 28 दिसंबर 1885 को किसका स्थापना हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था। इसीलिए ये आपका नहीं होगा। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस अलग है और इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग है। आईएनसी अलग है और आई जो आपका यहाँ पर लगा हुआ है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, ये दोनों अलग अलग चीज है। इसीलिए कंफ्यूजन नहीं। ठीक है। ये अलग चीज है और यहाँ पर ये अलग चीज है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा हुआ, संगम पर बसा हुआ है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर था मगध का, मगध का वह कौन सा शहर है जो गंगा नदी के तट पर, सोन नदी के तट पर और गंडक के तट यानी तीनों के संगम पर बसा हुआ है। वो कौन सा नदी है। क्या कह रहा है, गंगा, सोन और गंडक के तट पर बसा हुआ है। वो कौन सा शहर है मगध साम्राज्य का। आंसर करेंगे फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग जो आंसर कर रहे हैं, टू का ए, टू का ए, है ना। कौन सा शहर है आपका, पाटलिपुत्र शहर है। यानी ये पाटलिपुत्र जो शहर है वो क्या है, आपके गंगा, सोन और गंडक नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है। एक तरफ से देखिएगा, इधर से इस तरह से गंगा जाती है, यहाँ से इधर से गंडक नदी और यहाँ से इधर से आपका सोन नदी। ये हो गया गंडक, है ना, गंडक। ये हो गया आपका, इधर से सोन जाती है और यहाँ से ये वाला कौन सा भाग है, गंगा। और यहाँ पर कौन सा शहर बसा हुआ है, आपका पाटलिपुत्र, है ना, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का जो स्थापना किया था वो किसने किया था, उदयन ने किया था। किसने किया था, उदयन ने किया था। ठीक है। उदयन के द्वारा इस पाटलिपुत्र को बसाया गया था। लेकिन उस टाइम में इसका नाम अलग था। आगे चल करके इसका नाम शेरशाह सूरी ने क्या रखा था, पटना रखा था। ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ से इस प्रकार से ये गंगा इस प्रकार से बहती है और ऊपर से आता है गंडक, यहाँ से इधर से गंगा जाती है और यहाँ से सोन। इस तीनों के संगम पे जो शहर बसा हुआ है वो कौन सा आपका, पाटलिपुत्र शहर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बारामूला किस नदी के किनारे बसा हुआ है। कह रहा है बारामूला, बारामूला शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, बारामूला, बारामूला।
है ना। ये बारामूला जो पड़ता है आपका, बारामूला जो पड़ता है, ये जो आपका क्षेत्र दिख रहा है ना, ये शहर पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर का एक बहुत ही प्रमुख ये क्षेत्र है, बारामूला जिला है ना। ये जिला है, कहाँ का जिला है? जिला है आपका ये जम्मू कश्मीर का, है ना। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का ये जिला है बारामूला, ठीक है। आपको ये पता होनी चाहिए कि जो जम्मू कश्मीर में टोटल 22 जिला है। कितना जिला है? 22 जिला है। जम्मू कश्मीर को जो है पुनर्गठन, यानी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन जो विधेयक लाया, अधिनियम लाया गया था, वो कब लाया गया था आपका? 2019 में आया था। और इस जम्मू कश्मीर को तोड़ करके दो भागों में विभक्त कर दिया। एक बना दिया गया जम्मू, है ना। एक जम्मू हो गया और एक क्या हो गया? कश्मीर हो गया है ना, यहाँ से। और एक लद्दाख, लद्दाख, एक लद्दाख में बांट दिया गया है। यानी 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर 2019 को ये काम किया गया है, ठीक है। 31 अक्टूबर 2000 को ये काम किया गया था। क्लियर है? तो फटाफट करेंगे आप। आंसर क्या होने वाला है? सी, झेलम, चेनाब, सिंधु। आपके पास चार ऑप्शन है, करेंगे आंसर क्या होगा इसका? आपका हो जाएगा झेलम नदी। किस नदी किनारे? झेलम नदी किनारे बसा हुआ बारामूला शहर। क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट है, पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करती है? पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस जगह से नमी प्राप्त करती है, ये बताना है। झेलम, बारामूला, बहुत बढ़िया। झेलम नदी किनारे बसा हुआ है ना। तो क्या कह रहा है आपका कि पश्चिमी विक्षोभ जो है जब आती है भारत में ठंड के मौसम में, आप देखिएगा इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण, यानी पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करती है। और ये पानी कहाँ से? पश्चिमी विक्षोभ एक प्रकार का जो है आपका क्या है? हवा है ना। और ये जो है जब भी इधर से, यहाँ से भूमध्य सागर से चलती है, भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर से जब ये आगे बढ़ती है, तो आगे बढ़ती है तो आगे इसको मिलता है कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर। और ये कैस्पियन सागर से क्या करती है? पानी लेकर के और आगे बढ़ते हुए आती है। और ठंड के मौसम में पाकिस्तान जैसे देश, भारत, नेपाल, अफगानिस्तान जैसे देश में वर्षा करवाती है, ठीक है। ठंड के मौसम में आप लोग देखिएगा कि ठंड के मौसम में अपने बिहार में थोड़ा मोड़ा बूंदा बूंदी बारिश होता है ना, इसी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। पश्चिमी विक्षोभ एक प्रकार से समझिए कि तूफान आंधी है। और ये पानी कहाँ से लेता है? कैस्पियन सागर से। तो आप देखिए कैस्पियन सागर कहाँ पर है आपका? आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। क्लियर है? कौन सा सागर? कैस्पियन सागर से, कैस्पियन सागर से आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठंड के मौसम में जो वर्षा होता है आपके भारत में, यानी उत्तर भारत में जो वर्षा देखने को मिलता है, इसी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। क्लियर है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण आपको वर्षा देखने को मिलता है। यहाँ से कह रहा है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सादिकपुर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? सादिकपुर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? सादिकपुर सिनौली निम्नलिखित में से किस जगह पर स्थित है, यानी कौन से राज्य का नाम पूछ रहा है? सादिकपुर सिनौली, है ना। ये फेमस है सादिकपुर सिनौली। चूंकि यहाँ उत्खनन किया गया था 2005 में, 2005 में जो है पुरातात्विक विभाग ने यहाँ पर क्या किया था? उत्खनन किया था, इसलिए ये फेमस है सादिकपुर सिनौली। और कहाँ पर स्थित है ये? तो ये ये स्थित है आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है सादिकपुर सिनौली। क्लियर है ना? सादिकपुर सिनौली कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये फेमस क्यों है? क्योंकि 2005 में यहाँ पर उत्खनन किया गया था हमारे पुरातात्विक विभाग के द्वारा, है ना। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नया स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ये क्या है? नया स्थल है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है ये है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? चावल की खेती के लिए कौन सी जलवायु अच्छी मानी जाती है? चावल की खेती के लिए कौन सी जलवायु अच्छी मानी जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु, या फिर उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, या अर्ध शुष्क जलवायु? कौन सी जलवायु चावल खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? कौन सी जलवायु होगा यहाँ से? तो आप देखिएगा, हम तब तक इधर बताते हैं, आप इधर देखते रहिए। यहाँ पर क्या है? चावल की खेती की बात कर रहे हैं हम लोग। चावल, चावल की खेती यहाँ पर अगर बात किया जाए तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के और 30 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है, चावल की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है।
तापमान कितना, चावल की खेती के लिए तापमान कितना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के और 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए। वहीं अगर बात किया जाए वर्षा का, तो वर्षा चाहिए 100 सेंटीमीटर से लेकर के और 150 सेंटीमीटर के बीच में अगर वर्षा होता है तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है चावल की खेती के लिए। क्लियर है? यहाँ से यहीं से बात किया जाए, भारत भारत जो है चावल का जो यानी कि भारत का जो प्रमुख खाद्यान्न अन्न है, यानी कि वो क्या है, चावल है आपका। भारत का प्रमुख खाद्यान्न अन्न क्या है, वो चावल है आपका। ठीक है? और विश्व का दूसरा खाद्यान्न है चावल। अन्न अन्न में खाद्यान्न है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्या हमने कहा कि भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है, वो चावल है। और विश्व में ये दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा खाए जाने वाला फसल है, कौन, चावल। यही बात किया जाए कि विश्व में चावल का कटोरा यानी कि धान का कटोरा किसे कहते हैं, विश्व में धान का कटोरा, विश्व विश्व में धान विश्व में धान का कटोरा है ना, विश्व में धान का कटोरा, कटोरा किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं हम लोग इंडोनेशिया को। विश्व में धान का कटोरा किसे कहते हैं, इंडोनेशिया को कहते हैं, इंडोनेशिया, है ना। विश्व में धान का कटोरा किसे कहते हैं, इंडोनेशिया। अगर वही बात करेंगे भारत में, भारत में धान का कटोरा, भारत में धान या चावल, धान या चावल का कटोरा, चावल का कटोरा, है ना, चावल का कटोरा किसे कहते हैं हम लोग, भारत में धान या चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ राज्य को कहते हैं। किसको, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य को कहते हैं। क्लियर है? विश्व में धान का कटोरा इंडोनेशिया को, वहीं अगर बात किया जाए भारत में चावल का कटोरा या धान का कटोरा छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। या उसी वहीं पर जो है आप देखिएगा कृष्णा नदी गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी नदी का जो घाटी है, जो आपका घाटी वाला जो क्षेत्र है, उस घाटी में चान यानी चावल बहुत ही ज्यादा उत्पादन होता है। अगर बात किया जाए बिहार में, अगर बात किया जाए यहीं पर बिहार में, बिहार में हम बात करेंगे, बिहार की बात करते हैं। बिहार में किस बिहार में किस जिला को, बिहार में किस जिला को चावल का कटोरा कहा जाता है या धान का कटोरा, चावल, चावल का कटोरा, है ना, चावल का कटोरा या धान का कटोरा, है ना, कटोरा। तो हम यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका, रोहतास, रोहतास, यानी रोहतास जिला यानी कि बिहार का रोहतास जिला जो है वो क्या कहलाता है, बिहार में चावल के कटोरा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने बता दिया कि वर्ल्ड में चावल का कटोरा, हमने बता दिया कि जो भारत में चावल का कटोरा किस राज्य को, हमने ये भी बता दिया कि बिहार के अंदर किस राज्य को चावल के कटोरा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है ना? चलिए आगे हम लोग चलते हैं यहाँ से। तो आपका यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय जलवायु, यानी कि आपका आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, कटिबंधीय, है ना, कटिबंधीय मानसूनी, मानसूनी जलवायु, यानी कि मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमने सारा डिटेलिंग करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए, आगे देखिएगा। आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है आगे, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। आपको याद होनी चाहिए कि हमारे संविधान में जो है, हमारा जो संविधान है और संविधान का जो अनुच्छेद है आपका, संविधान का जो अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद यानी 93, अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष किसकी बात करता है, ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, उपाध्यक्ष की बात करता है ना, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करता है। अनुच्छेद, अनुच्छेद 93, 93 किसका बात करता है, तो लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष, अध्यक्ष और किसका बात करता है, उपाध्यक्ष, है ना, उपाध्यक्ष की बात करता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करता है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है अपना त्याग पत्र, और उपाध्यक्ष किसको देता है, लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है। क्लियर है?
चलिए, तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। कंसेप्ट क्लियर है? यहाँ से हमने कहा कि अनुच्छेद नंबर 93 आपका किसका वर्णन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा करता है और लोकसभा का जो अध्यक्ष है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। दोनों एक दूसरे को त्यागपत्र देता है। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपाध्यक्ष। जो लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है? लोकसभा के सभी सदस्य अपने में से ही क्या करते हैं? एक अध्यक्ष को चुनते हैं और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। क्लियर है? और ज्वाइंट मीटिंग का अध्यक्षता कौन करता है? कई बार पूछा जाता है। ज्वाइंट मीटिंग ज्वाइंट मीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। हमेशा ज्वाइंट मीटिंग जब भी बुलाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि ज्वाइंट मीटिंग बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। यहाँ से कह रहा निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? कह रहा किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है? वह कौन सा शिलालेख है? शिलालेख का नाम बताना है कि जिसमें अशोक का नाम का उल्लेख किया गया है। ठीक है? तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? फटाफट आंसर करेंगे आप लोग कि अशोक के नाम का शिलालेख जो है वो कौन सा शिलालेख है? मास्की शिलालेख। यानी कि मास्की शिलालेख में अशोक अपने नाम का उल्लेख करता है। ठीक है? अशोक के नाम का शिलालेख किसमें? मास की शिलालेख में। अशोक के बारे में ये कहा जाता है कि अपने 99 भाई को मार करके और ये क्या बने थे? सम्राट बने थे, है ना? मौर्य साम्राज्य के गद्दी पर बैठे थे। अपने क्या कितने भाई को मार करके? 99 भाई को मार करके, ठीक है? तो इस प्रकार से आपका मास की क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अशोक के नाम का उल्लेख जो मिलता है वो मास की शिलालेख में मिलता है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? हुंड्रू जलप्रपात कई बार पेपर में पूछा गया है कि हुंड्रू जलप्रपात भारत में जो स्थित है वो किस नदी पर स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात की बात कर रहा है। हुंड्रू जलप्रपात की बात कर रहा है। फटाफट आप लोग देखेंगे और आंसर लगाएँगे कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर बसा हुआ है ना? किस नदी पर? सबसे पहले हम समझाते हैं आपको कि जलप्रपात क्या होता है? जलप्रपात जलप्रपात है ना? जलप्रपात होता क्या है कि आप देखिएगा पठारी क्षेत्रों में जब पठार से पानी एकाएक नीचे धरती पर गिरती है, तो ये जो प्रक्रिया है क्या कहलाता है? जलप्रपात कहलाता है। बात समझ में आ रहा है ना? फिर से हम कहते हैं एक बार कि जब पठारी क्षेत्रों में देखिएगा पानी एकाएक नीचे गिरता है, तो जो नीचे गिरने की जो प्रक्रिया है पानी का, ये क्या कहलाता है आपका? जलप्रपात कहलाता है। और बहुत बढ़िया, बहुत सारे जो हैं आप अच्छे खासे आंसर दे रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी, ठीक है? स्वर्णरेखा नदी पर है हुंड्रू जलप्रपात और ये किस राज्य में बहती है? झारखंड राज्य में बहती है स्वर्णरेखा नदी, ठीक है? स्वर्णरेखा नदी झारखंड राज्य में बहती है और इस पर कौन-सा जलप्रपात है? हुंड्रू जलप्रपात है। अगर बात करेंगे भारत की सबसे बड़ा जलप्रपात की, यहाँ पर गरसोप्पा का नाम सुने हैं? गरसोप्पा या यानी गरसोप्पा की अगर बात किया जाए, गरसोप्पा या इसी को हम नाम देते हैं जोग या इसी का नाम है महात्मा महात्मा गांधी, है ना? महात्मा गांधी जलप्रपात 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 और ये कहाँ है? शरावती नदी पर है। और किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक, है ना? किस राज्य में है ये? गरसोप्पा जोग या आपके महात्मा गांधी जलप्रपात, ये है आपके कर्नाटक राज्य में। और किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। धुआं एक और आप लोग फटाफट आंसर देंगे। धुआंधार जलप्रपात, धुआं धुआंधार धुआंधार जलप्रपात जलप्रपात धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? जब जलप्रपात की बात आया तो पूछ ही लेते हैं। जल्दी से बताइएगा धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? कई बार एग्जामों में पूछा गया धुआंधार जलप्रपात के बारे में, इसलिए आप लोग कमेंट करेंगे जल्दी से कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? धुआंधार जलप्रपात क्लियर है? धुआंधार जलप्रपात की बात हम कर रहे हैं। कौन सी नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात?
क्वेश्चन देखते ही आप लोग फटाफट करेंगे, लगाएंगे, है ना? चलिए, किस नदी पर है धुआंधार जलप्रपात? ये है नर्मदा, नर्मदा नदी पर। किस नदी पर है ये? नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में है धुआंधार जलप्रपात। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण से संबंधित है ना? छत्तीसगढ़, एमपी, मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल है। नदी का नाम बताना था, नदी का नाम बताना था आपको। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है? कह रहा है कौन सा अनुच्छेद? ये कहता है कि कुछ ऐसे मामले हैं जो उसके जो क्षेत्राधिकार में न्यायालय है, वो न्यायालय को क्या किया जा सकता है? आगे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है ना? इसकी बात करता है, तो आंसर हो जाएगा आपका इसमें अनुच्छेद नंबर 228। अनुच्छेद नंबर कौन सा? 228। जब आप भाग 6 पढ़िएगा, संविधान का भाग 6, जब आप संविधान का भाग 6 पढ़िएगा ना, तो इस भाग 6 में जो है आपको पढ़ने को मिलेगा किसके बारे में? उच्च न्यायालय, यानी उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ने को मिलेगा। उच्च न्यायालय, है ना? उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ने को मिलेगा इसमें। अब जब इसमें पढ़िएगा तो अनुच्छेद नंबर कौन-सा? 228 कहता है कि कुछ ऐसे मामले हैं जो उच्च न्यायालय में क्या किया जा सकता है? स्थानांतरित किया जा सकता है। बहुत बढ़िया दिलीप जी, आप जो आंसर दिए 228, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से कह रहा है कि थाई पुसम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? थाई पुसम त्योहार, थाई पुसम, थाई पूसम त्योहार की बात करता है। तब तक हम थोड़ा-सा इधर आपको बताते हैं, ये जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर कुचिपुड़ी, कर्नाटक, केरल, यहाँ पर कथ है ना? कथकली त्योहार, यहाँ पर कथकली जो है, यहीं पर मनाया जाता है। यहाँ पर बात कर रहा है कि थाई पुसम की बात कर रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? तमिलनाडु। कौन-सा राज्य? तमिलनाडु में, है ना? तमिलनाडु, तमिलनाडु में, है ना? तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है? तमिलनाडु हो जाएगा आंसर, यानी थाई पुसम जो त्योहार है, ये कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि काजू के उत्पादन के लिए कौन-सा मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है? काजू के उत्पादन के लिए कौन-सा मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है? काजू के उत्पादन के लिए कौन-सा मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है? मिट्टी की बात कर रहा है। मिट्टी की बात कर रहा है, तब तक मैं बता दूं आपको कि काली मिट्टी भारत में यहाँ पर, और लेटेराइट मिट्टी कौन सा? लेटेराइट, लेटेराइट हो गया है। इसी प्रकार से आपका जो ये यहाँ से, चलिए आगे बढ़ते। लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, काली का मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा जो है, सबसे सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। काली मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है? महाराष्ट्र और गुजरात में है। इसलिए यहाँ पर कपास की खेती ज्यादा किया जाता है। क्लियर है? यहाँ से यहीं पर बात किया जाए लेटेराइट मिट्टी में FeO, यहाँ से Fe2O, यानी कि सॉरी FeO2 समझिए, तो फेरस ऑक्साइड पाया जाता है, जिस वजह से लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? लेटेराइट मिट्टी, यानी लेटेराइट मिट्टी में काजू का उत्पादन अच्छा होता है, ठीक है? अच्छा माना जाता है लेटेराइट मिट्टी में, सबसे अच्छा पैदावार लेटेराइट मिट्टी में काजू का होता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटेराइट मिट्टी का प्रकृति की बात करेंगे तो ये कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है ये? अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है? लेटेराइट मिट्टी, अगर बात किया जाए तो लेटेराइट मिट्टी कहाँ मिलेगा आपको? तो लेटेराइट मिट्टी मिलेगा आपको तमिलनाडु, तमिलनाडु क्षेत्र में मिलेगा, केरल में मिलेगा, महाराष्ट्र के कुछ भाग में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में मिलेगा लेटेराइट मिट्टी वाला भाग, ठीक है? और आपके इधर मेघालय के क्षेत्र में भी कुछ मिलेगा लेटेराइट मिट्टी, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रों पर कौन सा मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। फटाफट करेंगे ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है? कांवर ताल झील कहाँ स्थित है? कांवर ताल झील। तब तक हम इसके बारे में कुछ डिटेलिंग करते हैं, आप लोग फटाफट आंसर करेंगे। कांवर ताल झील कहाँ स्थित है? कांवर ताल की बात किया जा रहा है, कांवर ताल, है ना?
कांवर ताल, या इसी को कांवर झील भी कहते हैं। कांवर झील कहते हैं इसी को, है ना। और ये कांवर झील आपका बेगूसराय में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेगूसराय, बेगूसराय जिला में स्थित है, जिला में स्थित है। इसे जो है बिहार, ये बिहार का, यह बिहार का पहला ऐसा झील है जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया है ना। क्या कह रहा है कि यह बिहार का पहला ऐसा झील है जिसे रामसर साइट में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ठीक है। आइए यहाँ से, क्या कह रहा है कि ये जो है बिहार का पहला ऐसा झील है, यानी कि बिहार, बिहार का पहला झील जिसे, जिसे रामसर, रामसर साइट, रामसर साइट में, रामसर साइट में शामिल किया गया है ना। शामिल, शामिल किया गया है। ठीक है, क्लियर है। आंसर क्या हो गया आपका? 13 नंबर का आंसर बिहार, बी। बहुत बढ़िया, 13 नंबर का आंसर बिहार। यानी कि आपका जो कांवर झील है वो किस जिला में स्थित है? बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। और ये बिहार का पहला ऐसा झील है जिसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे अलग अलग नाम से जानते हैं, कांवर ताल या कांवर झील कहते हैं। और बिहार का पहला ऐसा झील है जिसे रामसर साइट में इसे शामिल किया गया है। अब रामसर साइट क्या होता है आपको बता चुके हैं कि ये कन्वेंशन कब हुआ था। रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ था। ईरान का, ईरान का हर्षी, ईरान का जो है एक शहर है जिसका नाम है रामसर, और इस रामसर में एक सम्मेलन हुआ, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रामसर कन्वेंशन। और ये रामसर कन्वेंशन जो है लागू कब से हुआ? 1975 से लागू हुआ। यानी कि रामसर कन्वेंशन हुआ था 1974 में, लागू हुआ 1975 में। और ये जो है भारत ने इस कन्वेंशन, यानी इस जो है ये आपके पेपर पर साइन किया था 1982 में। और भारत 1982 से रामसर कन्वेंशन को क्या करने लगा? मानने लगा। और अभी तक भारत का कुल इसमें 75, यानी कि भारत का कुल इसमें 75 जगह रामसर साइट में शामिल किया गया है। यानी कि अगर भारत बात किया जाए कि भारत का कितना ऐसा स्थल है जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया, तो आंसर हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा आंसर? 75 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कि नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, ये कैसे हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कैसे हो गया है बताइए। किन्हीं को दिक्कत है तो चलिए आगे। करा कि तत्कार किस नृत्य का रूप है? तत्कार किस नृत्य का रूप है? तत्कार की बात कर रहा है ये। करा कि तत्कार किस नृत्य का रूप है? अभी बताए थे कथकली कहाँ का है? ये केरल, केरल का है ना। भरतनाट्यम कहाँ पर है आपका? ये है आपका भरतनाट्यम तमिलनाडु, तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। इस तरह से यक्षगान आपका, जल्द से करेंगे आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या होने वाला है? जल्द से। 14 का डी। चलिए क्या करें कि तत्कार किस नृत्य का रूप है? आ जाइए हम लोग तब तक डिटेलिंग करते हैं कि तत्कार आपका किसका रूप है? वो कथक का रूप है। और कथक जो होता है आपका उत्तर प्रदेश में, कहाँ का? उत्तर प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक है। आप देखिएगा कथक में क्या होता है, जो आप यानी कि पैर में घुंघरू बांधा हुआ रहता है ना। और घुंघरू से, उस पैर में जो घुंघरू बंधा हुआ रहता है और उस घुंघरू से जो झनकार निकलता है, यानी कि आवाज निकलता है, उसी आवाज को हम लोग क्या कहते हैं? तत्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी आवाज को क्या कहते हैं? तत्कार। क्लियर है चीजों को? हमने कहा कथक में जब डांस किया जाता है, नाचा जाता है, तो पैर में घुंघरू बांधा जाता है, और घुंघरू से जो आवाज निकलता है उसी आवाज को क्या कहते हैं? तत्कार कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे, आगे बढ़िए। उम्मीद के अनुसार आप सब समझ गए होंगे चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15 नंबर क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी? नाम बताना है। कौन थे ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो जेल से फरार हो गया था, और जेल से फरार होकर के, भूमिगत होकर के और आंदोलन को लड़ा था, है ना।
भारत छोड़ो आंदोलन को लीड किया था? टाइम टेबल बताओ सर। नहीं, अच्छा ठीक है, लास्ट में बता दिया जाएगा आपका, पहले आप आंसर करिए, पहले क्लास खत्म होने दीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी? भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी, बहुत बढ़िया। आ जाइए आगे। क्वेश्चन आंसर क्या होगा इसका? यानी कि आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। यानी कि ये क्या किए थे? यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब इनको बंद किया गया था जेल में, तो ये जो है यानी कि 9, देखिए 8 जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, गांधी जी 8 अगस्त 8 अगस्त 1942 को इसका जो है घोषणा किए थे। ठीक है, बॉम्बे के आपके ग्वालियर टैंक जगह नामक जगह से क्या किए थे इन्होंने? अपना घोषणा किए थे 8 अगस्त 1942 को इस आंदोलन को। लेकिन 9 अगस्त वहीं पर 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों ने क्या किया? ऑपरेशन जीरो आवर चला करके और जितने भी कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता थे उन सबको जेल में बंद कर दिया। और जब जेल में बंद कर दिया तो उसमें से एक कौन थे? आपके जयप्रकाश नारायण भी थे। इन्होंने क्या किया? 9 अगस्त के रात में दीपावली का दिन था। 9 अगस्त के रात दीपावली को यानी 8 अगस्त को यानी कि ये आंदोलन का घोषणा होता है, गांधी जी करते हैं। 9 अगस्त को ये आंदोलन शुरू होता है। लेकिन 9 अगस्त के दिन ही अंग्रेजों ने क्या किया? एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। और जीरो आवर आवर ऑपरेशन चला करके सभी जो है कांग्रेस के बड़े-बड़े जो लीडर थे उसको गिरफ्तार कर लिए। और गिरफ्तार जो किए ना उसमें ये भी थे, तो इनको भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये 9 अगस्त के रात के उस दिन दीपावली का दिन था। ठीक है, दीपावली होने वाला मतलब दीपावली जो है 9 अगस्त को हो रहा था। और उसी 9 अगस्त के रात में ये रस्सी के माध्यम से जेल को एक ये थे और एक इसके और एक और दोस्त थे। इन्होंने दोनों ने मिल करके जेल से क्या हो गया? रस्सी के माध्यम से तड़प करके और निकल गए थे। और जा करके नेपाल के तराई वाले जो जंगल था ना, उस तराई वाले जंगल में जा करके रहने लगे थे। लेकिन आगे चल करके अंग्रेजों ने क्या किया? नेपाल पर दबाव बना करके इसको गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करके फिर इसे कहाँ भेज दिया गया? कोलकाता भेज दिया गया। क्लियर है यहाँ से? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन उम्मीद के अनुसार क्लियर होगा। कह रहा है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? अगर बात किया जाए यूनिसेफ का पूरा नाम क्या होता है, फटाफट आप लोग करेंगे कि मुख्यालय कहाँ है। यूनिसेफ का मुख्यालय की बात करेंगे फुल फॉर्म का। यूनी सी ई एफ सेफ, देखिए यहाँ से यूनाइटेड नेशन नेशंस इंटरनेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, है ना? क्या कह रहा है कि यूनिसेफ का मुख्यालय यानी कि यूनिसेफ का पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 11 दिसंबर दिसंबर 1946 को। यानी कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को। इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड होता है। लेकिन आगे चल करके 1946 के बाद यानी 1953-54 में क्या किया गया? इसके नाम को बदल दिया गया था। और इसके नाम को बदल करके इसमें से 2 वर्ड को हटा दिया गया था। एक इमरजेंसी को हटा दिया गया था और एक इंटरनेशनल को साइड कर दिया गया था। क्लियर है यहाँ से? क्या किया गया? 1954 में एक इमरजेंसी को हटा दिया गया था, एक इंटरनेशनल को हटा दिया गया था। और बचा क्या था? अब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड अभी इसका वर्तमान में नाम है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ से आपका इसका मुख्यालय की बात कर रहा है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो अमेरिका का एक शहर है, इसका नाम है न्यूयॉर्क। तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। क्लियर है?
यहाँ से सारा चीज हमने सबका जो है फुल फॉर्म भी बता दिया, स्थापना कब हुआ ये भी बता दिया, नाम में परिवर्तन कब हुआ ये भी बता दिया। ये भी पूछा जाता है कि कब हटाया गया था, इसके नाम में परिवर्तन कब किया गया था, 1954 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, यानी राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, ये बात बताना है आप लोगों को कि राजा राम मोहन राय को सनम बेवफा ये कैसा नाम है, आय रब्बा, क्या बात है। चलिए फटाफट करेंगे आप यहाँ से कि क्या कह रहा है, बहादुर शाह, यहाँ पर आपका ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, यहाँ से अकबर द्वितीय, ब्रिटेन की महारानी प्रथम, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर। कह रहा राजा राम मोहन राय को ये जो आगे जो राजा लगा हुआ है ये उपाधि किसने प्रदान की थी, आगे जो राजा लगा हुआ है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो किसने दिया था आपका राजा की उपाधि, तो राजा की उपाधि देने वाले थे अकबर द्वितीय। कौन दिए थे राजा की उपाधि, अकबर द्वितीय ने दिए थे। ठीक है, राजा की उपाधि यानी राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, अकबर द्वितीय ने दिया था। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से, कह रहा विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ह्यूमन, यहाँ से यूनाइटेड नेशन यानी UNHRC, इसे हम लोग क्या कहते हैं, UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इसका पूरा नाम होता है, UNHRC, ह्यूमन राइट यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इसका कह रहा मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 दिसंबर को हर साल मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आप लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था, यानी कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का शुरुआत किस संत ने किया था, किस संत ने किया था, किस संत ने किया था, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का शुरुआत किस संत ने किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से आपका रामानंद। कौन सा, रामानंद ने किया था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का शुरुआत किसने किया था, रामानंद के द्वारा किया गया था। क्लियर है, किन्हीं को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भक्ति आंदोलन उस टाइम में जो है चरम पर था, और खास करके हिंदू का जो है हिंदुत्व का प्रचार हो रहा था, और हिंदुत्व के प्रचार के लिए भक्ति आंदोलन बहुत ही चरम पर था उस टाइम में, है ना। चलिए आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। कह रहा है 4 क्षेत्र आपके पास दिया हुआ है, इस 4 क्षेत्र में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है, क्षेत्र का नाम बताना है। एक है अपीलीय, एक है परामर्शी, एक है निरीक्षण और एक है आरंभिक, एक है आरंभिक। कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है, तो आंसर हो जाएगा इसका आपका अपीलीय, यानी अपीलीय क्षेत्र जो है आपके किसके अंतर्गत नहीं आ सकता है, नहीं अपीलीय नहीं होगा, यहाँ पर परामर्शी होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, अपील तो कर ही सकते हैं इसके पास हमने, क्या हो जाएगा यहाँ से बी हो जाएगा, यानी कि परामर्शी क्षेत्र जो है, परामर्श वाला जो क्षेत्र है इसके पास नहीं है। परामर्श वाला जो क्षेत्र है यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। परामर्श संबंधी जो क्षेत्र है इसके पास नहीं है। ठीक है, चलिए परामर्श संबंधी जो क्षेत्र है इसके पास नहीं है, परामर्श वाला जो क्षेत्र है इसके पास नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, आगे कह रहा है किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई है, यानी कौन से कंपनी रेलवे का शुरुआत पहली बार किया था, है ना। रेलवे की शुरुआत करने वाली पहली कंपनी कौन थी भारत में, जो रेल चलाई थी, यहाँ पर रेल का पटरी बिछाने का आपको पता होना चाहिए कि भारत में रेल का पटरी जो है कब से बिछाया जाने लगा, 1950 से थी, 1850 से रेल का पटरी भारत में बिछाया जाने लगा। कब से, 1850 में पहली बार रेल का जो क्या हो गया, पटरी बिछाए जाने का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है, और 16 अप्रैल
16 अप्रैल 1953 को पहली बार भारत में रेल चला था। और ये रेल जो चला था आपका कहाँ से कहाँ तक चला था? तो मुंबई मुंबई से थाने, मुंबई से कहाँ के बीच? थाने के बीच चला था। और ये थाने दोनों के बीच का दूरी कितना किलोमीटर था? 34 किलोमीटर दोनों के बीच का दूरी था। यानी कि पहली बार भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी? 16 अप्रैल 1953 को हुआ था। सॉरी, 1953 नहीं, 1853 होगा। बाई मिस्टेक हो चुका है, एक बार इसे सही कर लेंगे। यानी कि पहली बार पहली बार भारत में रेल कब चला था? भारत भारत में रेल की शुरुआत शुरुआत की बात किया जाए तो कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। ठीक है, 1853 को हुआ था, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ से आगे चलते हैं। 1853 और हर वर्ष 16 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? अप्रैल को रेलवे रेलवे दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 1925 में। चलिए, आइए, क्या कह रहा है कि 16 अप्रैल को रेलवे दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद आपका आपसे ये भी पूछा जाता है कि दूसरी बार जो दूसरा लाइन चला था, ये तो चला था आपका 16 अप्रैल 1853 को, कहाँ से कहाँ तक चला था? तो ये चला था आपका मुंबई मुंबई से कहाँ के बीच? थाने के बीच चला था। थाने के बीच चला था। और इस दोनों के बीच में जो दूरी था वो कितने किलोमीटर का था? 34 किलोमीटर का था। कितने किलोमीटर का दूरी था ये? 34 किलोमीटर का दूरी था। इन्होंने तय किया था 34 किलोमीटर। अगर बात किया जाए कि दूसरी बार दूसरी यानी कि दूसरा रेल कहाँ चला था, तो कब चला था ये? 1854 में चला था। और ये हुगली यानी कि हावड़ा, है ना, हावड़ा से हुगली के बीच चला था, है ना, हावड़ा से हुगली के बीच चला था, कोलकाता में, है ना। दूसरी बार जो रेल चला था वो कब चला था? 1854 में चला था, हावड़ा से लेकर के और किसके बीच? हुगली के बीच चला था, कोलकाता शहर में। कोई दिक्कत? आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, ये कौन सा? इंडियन यानी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। यानी कि इस कंपनी ने पहले बार भारत में रेल बिछाने का काम यानी कि जिम्मा लिया था और इन्होंने ही बिछाया था। ग्रेट इंडियन यहाँ से ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, इन्होंने ही 1950 में भारत में पहली बार पटरी बिछाने का क्या किया? जिम्मा लिया और पटरी बिछा करके तैयार कर दिया। और पहली बार 16 अप्रैल 1853 को रेल का आगाज हो गया। उस टाइम में जो भारत के उस टाइम में समझिए एक तरह से जो गवर्नर था, यानी कि वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी, है ना। गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम का? लॉर्ड डलहौजी। तो कई बार पूछा जाता है किसके शासन काल में चलाया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चलाया गया था। ठीक है, रेलवे। आइए, आगे कह रहा है, आगे का जो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ये क्वेश्चन है कि सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम बार टिप्पणी कौन करता है? यानी कि अंतिम अपना मुहर कौन लगाता है? फाइनल डिसीजन कौन लेकर देता है? लास्ट यानी कि लास्ट डिसीजन किसके पास रहता है लेने का क्षमता? इसका बात कर रहा है। क्या आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं? चलिए, आइए, यहाँ से क्या कह रहा है कि सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी यानी अंतिम टिप्पणी कौन करता है? कौन सा ऐसा है जो अंतिम टिप्पणी करता है? राष्ट्रपति है, या फिर आपके लोकसभा के अध्यक्ष है, या सीएजी है, या फिर संसद है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सीएजी, है ना, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नहीं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन करता है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? सीएजी। यानी कि लास्ट बार जो टिप्पणी करते हैं ये सीएजी करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से सरकार के वित्तीय खर्च पर जो अंतिम मोहर लगाता है वो कौन लगाता है? सीएजी लगाता है। कौन लगाता है? सीएजी लगाता है। समझ में आ गया ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है आपके संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक है? यानी कि कौन सा इसमें से जो आपका एक स्टेटमेंट है ये संविधान को संघात्मक बनाता है?
कौन सा इसमें से विशेषता है जो संविधान को क्या करता है, संघात्मक नहीं बनाने की बात करता है। कह रहा है कि कौन सी विशेषता ऐसा है भारत में, यानी यहाँ जो स्टेटमेंट दिया है जो संघात्मक नहीं बनाता है। क्या कह रहा है, शक्तियों का विभाजन, यानी कि लिखित संविधान, है ना, न्यायिक पुनरावलोकन, और लास्ट में क्या है आपका, लास्ट में है एकीकृत न्यायपालिका। कौन सा जो ऐसा क्षेत्र है, यानी कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, ऑप्शन है जो नहीं बना कर देता है। हम्म, लाइक्स, अच्छा, चलिए, बात समझ आ गया ना। शक्तियों का विभाजन या लिखित संविधान कहा, क्या कह रहा है कि संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है, नहीं की बात करता है। एक बार आप लोग क्या करेंगे, जो फटाफट अगर सेशन अगर अच्छा लग रहा है ना तो लाइक करेंगे जल्दी से, तो जल्द से जल्द एकदम जो है एक बार शेयर कर देंगे सेशन को, अगर अच्छा लग रहा है तो, है ना। नहीं लग रहा है तो फिर कोई बात नहीं है, और लग रहा है तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देंगे जबरदस्त तरीके से, फिर हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, है ना। सभी व्यक्ति से एकदम नम्र निवेदन है, जल्द से जल्द कर देंगे आप। बस हम कुछ मांग नहीं रहे हैं, बस आपसे एक लाइक और शेयर मांग रहे हैं। बाकी बात हम तो आपको फ्री में देने के लिए बैठे हुए हैं, बस आप लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, है ना। कर दिए सर लाइक, धन्यवाद धन्यवाद सभी व्यक्ति को, जो भी हैं सभी टीचर को नमस्कार मेरी तरफ से फिर से एक बार लाइक करने के लिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए यहाँ से क्या कह रहा है, तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, संविधान का कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक को नहीं दिखाता है, तो ये क्या है, एकीकृत, यानी कि एकीकृत न्यायपालिका जो है हमको क्या करता है, संघात्मक से अलग करता है, बस। हाँ सर कर दिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए आइए, क्या कह रहा है यहाँ से, एकीकृत न्यायपालिका ऐसी ऐसी व्यवस्था है जो हमें संघात्मक से अलग करता है। बाकी बात जितने भी और भी गुण हैं वो सब संघात्मक के तरह ही ले जाता है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है कि किस संविधान में संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के राय को मानने के लिए बाध्य किया गया था। देखिएगा कि एक बार जो है संविधान संशोधन हुआ था, और वो संविधान संशोधन हुआ था 42वां। कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और इस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को यह जो है राष्ट्रपति के बारे में यह कहा गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल, यहाँ पर जो मंत्रिमंडल के राय के मानने के लिए क्या होंगे, बाध्य होंगे। क्या कहा फिर से हमने बताया एक बार फिर से, क्या कहा कि एक बार जो संविधान संशोधन हुआ था, और कौन सा संविधान संशोधन था, ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। और इसके तहत ये कहा गया था कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति क्या करेंगे, किसके यानी कि मंत्रिमंडल की बातों को मानने के लिए बाध्य होंगे। बात समझ आ गया ना। चलिए यहाँ से तो आगे चल करके फिर एक बार 44वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। और इस संविधान संशोधन के तहत फिर क्या किया गया, इस प्रतिबंध को हटा दिया गया, और इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति अब मंत्रिमंडल के किसी भी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्लियर। चलिए आइए, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस संविधान संशोधन को मानने के लिए बाध्य होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौर्या अरेराज क्या है। लौर्या अरेराज क्या है ना। आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि लौर्या अरेराज क्या है। स्तंभ लेख, शिलालेख, मोहर, सिक्का। स्तंभ लेख, शिलालेख, मोहर, सिक्का। लौर्या अरेराज, ये लौर्या अरेराज की विषय में अगर बात किया जाए तो ये लौर्या अरेराज जो मिला है ना आपका, ये कहाँ से मिला है, पूर्वी चंपारण बिहार से, पूर्वी चंपारण बिहार से, ठीक है। और ये लौर्या अरेराज है क्या, एक प्रकार का ये स्तंभ लेख है। क्या है ये, स्तंभ लेख है। स्तंभ का मतलब क्या हो गया, पिलर, और पिलर पर लिखा हुआ, पत्थर पर लिखा हुआ लेख क्या कहलाता है आपका, पत्थर पर लिखा हुआ लेख शिला लेख हो गया, है ना, शिला पर लिखा हुआ। यहाँ से पिलर पर लिखा हुआ जो लेख है वो क्या कहलाएगा आपका, स्तंभ लेख कहलाएगा। और ये कहाँ से मिला है आपका, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रकार का ये स्तंभ लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ स्थित है। कल हमने पढ़ा था कि भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। आज उसी से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। ये अंग्रेज के द्वारा स्थापित किया गया एक केंद्र था और 1874 के आसपास इसे बनाया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ से आपका जो है भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र जो है स्थित है, ये कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण केंद्र, कोलकाता में स्थित है ना। और कोलकाता के संस्थापक किसे कहा जाता है, जॉब चॉर्नर को क्या कहा जाता है। ठीक है, जॉब चॉर्नर को। क्लियर है ना सबका। चलिए, एक जो है आवश्यक सूचना है आप लोगों के लिए, और आवश्यक सूचना यह है कि आप सभी का परीक्षा दिसंबर में 100% जो है होना अनिवार्य है। ठीक है, इसलिए आप लोग क्या है कि एप्लीकेशन पर कक्षा को डेली ज्वाइन करें, और लगभग 3 घंटे का जो है क्लास आपका चलेगा, है ना, है ना। अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक सेवा मिलता रहेगा आप लोगों को। ठीक है, इसलिए कक्षा को छोड़े नहीं, रेगुलर कक्षा को करते रहें। है ना, यूट्यूब पर तो हम दे ही रहे हैं, साथ साथ में एप्लीकेशन पे जो आपको कक्षा मिल रही है अवश्य करें उसे, ताकि जो है आप अपने एग्जामों में अच्छा कर सके। है ना, बेटर परफॉर्मेंस के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। और विशेष भी जानकारी अगर लेना है तो आप देखिएगा वीडियो के नीचे में आपका नंबर दिया हुआ है, इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी जानकारी लेना हो व्हाट्सएप से मैसेज कर लीजिए, या नंबर पर जो है कांटेक्ट कर लीजिए, जिस भी प्रकार से हो आपको जानकारी मिलेगा। लेकिन क्लास रेगुलर करिए, चाहे एप्लीकेशन हो चाहे यूट्यूब पर हो। सुबह 5 यानी कि 6 से 7 लगभग आपको करंट अफेयर की क्लास दी जा रही है। इसमें शाम में जो है हम आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम। क्या कह रहा है 26 का, यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर, कोलकाता हो जाएगा। चलिए हमारा सेशन आगे, नेक्स्ट हम लोग सेशन को बढ़ाते हैं। क्या कह रहा है कि पोंग बांध, पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। अभी यहाँ पर राज्य पूछ लिया है कि पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में पोंग बांध की बात कर रहा है, पोंग बांध, है ना। पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वह कौन सा राज्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध स्थित है। और आपको पता होना चाहिए कि ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश राज्य में बहती है, और इसी ब्यास नदी पर क्या है, कौन सा बांध है आपका, पोंग बांध स्थित है। क्लियर है, इसी ब्यास नदी पर पोंग बांध स्थित है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे, ये ब्यास नदी जो है कहाँ, किन्हीं को दिक्कत नहीं है ना। ब्यास नदी कहाँ बहती है, हिमाचल प्रदेश राज्य में। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पॉलिटी का, कि कह रहा है कि भारत के संविधान की 8वीं सूची में, भारतीय संविधान के 8वीं सूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आपको ये पता होनी चाहिए कि भारत के संविधान में टोटल 8 अनुसूची था पहले। जब भारत का संविधान बना था ना, उस टाइम में कितना अनुसूची था, 8 था। लेकिन आज की बात करेंगे, वर्तमान की बात करेंगे, तो यहाँ पर वर्तमान में 12 अनुसूची है। और 12 अनुसूची में जो 8वां अनुसूची है भारतीय संविधान का, अनुसूची नंबर 8, कौन सी अनुसूची, अनुसूची नंबर 8 की बात कर रहे हैं हम लोग। और अनुसूची नंबर 8 में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषा है। और वो कौन कौन सी भाषा है, आइए एक बार हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो आपका मूल संविधान था, इसमें 14 भाषाएं शामिल थी। कितना, 14 भाषा था। लेकिन आगे चल करके इसमें 8 भाषा को और शामिल किया गया। 21वां संविधान संशोधन 1967, कौन सा,
यहाँ से 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में हुआ था। और 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत यानी कि इसमें एक भाषा जोड़ा गया जिसका क्या नाम था? सिंधी नाम था। नाम क्या था भाषा का? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर आगे चल करके एक भाषा और यहाँ पर जुड़ा। आप देखते रहिएगा, फिर से क्लीन करते हैं हम लोग यहाँ पर। क्या कहा हमने कि 21वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ और इसके तहत सिंधी भाषा को क्या किया गया? इसमें जोड़ा गया। पहले 14 तो थी ही, एक और जोड़ा गया अभी। फिर हुआ आगे चल करके 71वां संविधान संशोधन। और 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और इसके तहत 3 भाषा जोड़ा गया। नेपाली को जोड़ा गया, कोंकणी जोड़ा गया, यहाँ से कोंकणी को जोड़ा गया, और किसको जोड़ा गया? मणिपुरी को जोड़ा गया। ठीक है, किस भाषा को? मणिपुरी को जोड़ा गया। फिर आगे चल करके एक और संविधान संशोधन हुआ था, 92वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था आपका 2003 में। और इसके तहत 3 भाषा को जोड़ा गया। एक था बोडो, एक था डोगरी डोगरी और एक था आपका संथाल। 4 भाषा को संथाल, और एक था आपका यहाँ से संथाल, एक था आपका यहाँ से बोडो, डोगरी, संथाल, और यहाँ से आपका अपने क्षेत्र में मैथिली। कौन सा? मैथिली भाषा। मैथिली भाषा। ठीक है, तो इन 4 भाषाओं को फिर से जोड़ा गया आगे। तो पहले तो 14 भाषा थी ही, 14 भाषा पहले थी ही। अभी देखिए यहाँ से 14 एक कितना हो गया है? 15 एक, 16 16 एक, 17 17 एक, 18 18 एक, 19 19 एक, 20 20 एक, 21 21 एक, 22, कुल 22 भाषाएं हैं। क्लियर है? किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 8 भाषाएं बाद में चल करके जोड़ी गई। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। हमारा जो है नेक्स्ट जो है यहाँ से, भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? आपको ये पता होना चाहिए कि चाय जो है पत्ती से प्राप्त होता है। चाय कहाँ से मिलता है? चाय पत्ती से मिलता है। ठीक है, चाय जो प्राप्त होता है वो पत्ती से होता है। चाय कहाँ से? चाय जो प्राप्त होता है वो पत्ती से प्राप्त होता है। और चाय में टैनिन, टैनिन नामक उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है। चाय में कौन सा पदार्थ होता है? टैनिन नामक उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है चाय में। और चाय का भारत का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? आपका असम राज्य है पहले नंबर पर। यानी कि पहला नंबर पर कौन सा है? असम राज्य है। असम राज्य है पहले नंबर पर। इसके बाद जो है आपको असम से छोटा मिलेगा पश्चिम बंगाल, है ना? कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल है। उसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद अगर देखा जाए तो तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु। ये 3 राज्य भारत के सबसे बड़े चाय उत्पादक राज्य है। क्लियर है? ये 3 राज्य भारत के सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। चाय कहाँ से? पत्ती से प्राप्त होता है। वहीं अगर कॉफी की बात करेंगे तो कॉफी आपके बीज से प्राप्त होता है। कॉफी जो है बीज से प्राप्त होता है। तो भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम है। इसके बाद दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है और तीसरे नंबर पर कौन सा है? तमिलनाडु है। आइए, इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। आइए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ ही हो गया था? यानी कि महात्मा गांधी जो नमक कानून जो चला रहे थे, नमक कानून के तोड़ने के साथ ही जिस आंदोलन की शुरुआत हुआ वो कौन सा आंदोलन है? फटाफट आप लोग आंसर करेंगे कि इसमें क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, नमक कानून तोड़ने के साथ ही जिस कानून का आगाज शुरुआत हुआ था वो कौन सा है? वो आपका क्या होगा है यहाँ से? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन था यहाँ से? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ था। कोई दिक्कत? यानी कि इसकी शुरुआत देखिए 6 अप्रैल, यहाँ से 12 मार्च, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत हुआ था, है ना? साबरमती से गांधी जी कहाँ तक गए थे? 300 लगभग 84 मील की दूरी चल 384 किलोमीटर की दूरी चल करके ये जो पहुंचे थे आपके दांडी। और दांडी पहुंच करके इन्होंने क्या किया? 78 लोगों के साथ, इनके कितने अनुयायी थे इसके पीछे? 78 लोगों से ये दांडी मार्च की शुरुआत करी थी। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते 1000 से भी ज्यादा लोग इसके पीछे, इनके गांधी जी के पीछे, सॉरी 1000, 1 लाख से भी ज्यादा लोग इनके पीछे आ गए थे। ठीक है,
चलिए, तो जब 1 लाख से जो भी ला लोग इनके पीछे बहुत ही ज़्यादा हो गए थे, एक बार फिर से क्या कहा हमने कि कौन से आंदोलन ऐसा था जिसका शुरुआत दांडी मार्च खत्म होने के साथ ही हो गया था, वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत आगाज़ कैसे होता है, देखिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी मार्च पर जाते हैं और दांडी मार्च जब यात्रा खत्म होता है इनका 6 अप्रैल को खत्म हो जाता है। कितने अप्रैल को? 6 अप्रैल को ये मार्च खत्म हो जाता है। इसके साथ ही ये क्या करते हैं 6 अप्रैल को, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है दांडी मार्च की शुरुआत कितने लोगों से किए थे यानी कि गांधी जी? तो इनके पीछे 78 लोग था, लेकिन वो दांडी पहुँचते-पहुँचते इनके पीछे लाखों लोग का भीड़ लग गया था। तो गांधी जी ने सोचा क्यों क्यों ना अभी मौका है, इसी टाइम जो है एक नया आंदोलन छेड़ दूँ और इन्होंने क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन का आगाज़ कर दिया वहीं से, ठीक है? क्लियर है? चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि बृहद ट्रंक मार्ग आप लोग इसे जो है सिंपल सी भाषा में कहते हैं ग्रैंड ट्रक रोड। ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से जानते हैं। ग्रैंड ट्रक रोड, इसे किस नाम से जानते हैं? ग्रैंड ट्रक रोड निम्न में से किससे संबंधित है? ग्रैंड ट्रक रोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये परिवहन करे वायु परिवहन से, जल परिवहन से, तो हमने तो रोड नाम यहाँ पर रूट लिखा है सिर्फ, इसलिए आपको कन्फ्यूज़न होगा और हमने क्या किया पूरी तरह से नाम बता दिया, है ना? तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा आंसर? एक प्रकार का ये क्या है? सड़क है। एक प्रकार का क्या है ये? ग्रैंड ट्रक रोड एक प्रकार का सड़क है और आपको पता होना चाहिए कि एनएच 1 और एनएच 2 को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं? ग्रैंड ट्रक रोड कहते हैं, यानी कि जीटी रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? जीटी रोड कहते हैं। ग्रैंड ट्रक रोड कहते हैं दोनों को सम्मिलित रूप से, है ना? और इस ग्रैंड ट्रक रोड का जो निर्माण करवाने वाला व्यक्ति था, वो कौन था? शेर शाह शेर शाह सूरी, ठीक है? इस ग्रैंड ट्रक का जो निर्माण करवाया था, वो किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने करवाया था। किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं ना? चलिए, ग्रैंड ट्रक का निर्माण करवाने वाला कौन थे? तो वो थे शेर शाह सूरी। सूरवंश के शासक शेरशाह, सूरवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी, ठीक है? आ जाइए आगे हम लोग जो है बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है? यानी कौन-सा अनुच्छेद है जो राज्यों से अनुदान के प्रावधान का बात करता है? फटाफट आप लोग बताएँगे यहाँ से कि क्या आंसर होगा आपका, ठीक है? जल्दी से करेंगे आंसर इसमें। जल्द से जल्द आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जल्द से जल्द करेंगे, है ना? कौन-सा अनुच्छेद हो जाएगा आपका? यहाँ से क्या कह रहा है कि कौन-सा अनुच्छेद है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है? तो ये अनुच्छेद हो जाएगा आपका संघ से अनुदान प्राप्त करता है। अनुच्छेद नंबर कितना हो जाएगा? 278 हो जाएगा। कौन-सा हो जाएगा यहाँ से? 278, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान भारतीय अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो है, चलिए क्या कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? यानी कि इसरो, भारतीय अनुसंधान अंतरिक्ष केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? हाँ जी, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतरिक्ष यानी इसरो।
ISRO। और हम इसके बारे में आपको कल डिटेल में बता दिए थे। इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो आपका 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था। और ये कहाँ पर? यहाँ से समझिए कि एक तरह से BHU उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश में अपना क्या किया था? ये एक शैक्षणिक संस्थान BHU में खोला है ना? BHU में इनके द्वारा एक अपना शैक्षणिक संस्थान खोला गया है। ठीक है, शैक्षणिक संस्थान खोला गया है। 32 का C, डी होगा, डी। चलिए आइए यहाँ से आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका? उत्तर प्रदेश नहीं? ठीक है, यहाँ से यानी उत्तर प्रदेश में ये चीज खोला गया है BHU में। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। इसरो आंध्र प्रदेश में? जी नहीं, इसरो आंध्र प्रदेश में नहीं है। इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु है। ठीक है, चलिए आइए। कह रहा है सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? किस राज्य में? राज्य की बात कर रहा है, सरसों अनुसंधान केंद्र। तो सरसों अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान में एक जगह है, नाम है उसका भरतपुर, और वहीं पर स्थित है सरसों अनुसंधान केंद्र। क्लियर है? सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पर? राजस्थान के भरतपुर में। चलिए आगे आगे हम लोग, आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का जो जयपुर शहर है उसे क्या कहते हैं हम लोग? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के जो जयपुर शहर है इन्हें किस नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। आगे आइए, और आपका जो है अगला 35 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय पुरा पाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ? यानी कि प्रथम भारतीय पुरा पाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ, यहाँ से आपको बताना है ना? रामेश्वरम से किस जगह से प्राप्त हुआ है प्रथम भारतीय कलाकृति? पूरा पाषाण कलाकृति की बात करता है ना? प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ? जल्द से जल्द आप लोग आंसर करेंगे। कितने नंबर है? 35 नंबर। 1 मिनट का आपको हम, 1 मिनट का नहीं, 30 सेकंड का समय देते हैं। जल्द से जल्द 30 सेकंड में आप पूरा करेंगे कि क्या होगा इसका आंसर। हो गया? 30 सेकंड आपका हो चुका है। आज फर्स्ट डे ज्वाइन किए हूँ ये क्लास, और सब गलत हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। गलत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीखेंगे जरूर। चलिए फटाफट आंसर हम लोग करते हैं यहाँ से। तो क्या हो जाएगा? कह रहा कि प्रथम भारतीय पुरा पाषाण। देखिए पुरा पाषाण का मतलब क्या हो गया कि जब मानव मानव जो है पत्थरों से क्या किया? अपना औजार बनाना स्टार्ट किया ना। जब मानव पत्थरों से औजार बनाना स्टार्ट किया, उस समय को क्या कहा जाता है? पुरा पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से तो ये हो जाएगा आपका पोलारम, है ना? पोलावरम। पोलावरम ये जगह कौन सा है? पोलावरम। और ये पोलावरम से प्रथम भारतीय जो है यहाँ से क्या मिला है? पूरा पाषाण कलाकृति का अवशेष मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नव पाषाण कालीन गड्ढे आवासों के अवशेषों कहाँ से मिले हैं? यानी कि नवकालीन की बात कर रहा है। नवकालीन वो पूरा पाषाण था, ये कह रहा है कि नवकालीन, नवकालीन जो है आपका गड्ढे के अवशेषों कहाँ से प्राप्त हुआ है? नवकालीन, नवकालीन पाषाण का, नव पाषाण कालीन, है ना? ये कहाँ से मिला है आपका? तो ये मिला है आपका कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। यानी कि नव नव पाषाण कालीन जो गड्ढे हैं उसका अवशेष भारत के किस जगह से प्राप्त हुआ? तो वो कौन सा जगह है आपका? जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ। ठीक है,
कहाँ से? जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 के बाद 37 कि कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं। कह रहा है कि कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं। यह बात कौन तय करेगा? अंतिम अधिकार किसके पास है तय करने का? कोई मामला किस शक्ति के अंतर्गत, अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत है या किसके अंतर्गत है? देखिए, आपको सिंपल सी बात पता होना चाहिए यहाँ से कि जो भी कुछ भी अगर यहाँ पर अगर बात किया जाए न्याय संबंधी चीजों को, तो ये कौन करता है? आपका सर्वोच्च न्यायालय, है ना? तो ये हो जाएगा क्या आंसर आपका? सर्वोच्च न्यायालय। कोई मामला अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत है या नहीं है, इस बात का निर्णय कौन लेगा? सर्वोच्च न्यायालय लेगा। और सर्वोच्च न्यायालय के भली बारे में आप भली भांति जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को हुआ था। और इस सर्वोच्च न्यायालय में टोटल 34 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें से एक न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। और इसमें जो है प्रथम इसका जो मुख्य न्यायाधीश बने थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात किया जाए, मुख्य न्यायाधीश की बात किया जाए इसमें, तो वो कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो हीरालाल हीरालाल जे कानिया, है ना? हीरालाल जे कानिया थे, ठीक है? तो इसका जो है यहाँ से आपका हो गया है कि सर्वोच्च न्यायालय बना कब था? 28 जनवरी 1950 को बन करके तैयार हुआ। इसमें कुल 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। बाकी बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? हीरालाल जे कानिया बने थे। चलिए आगे, आगे क्लास अब खत्म ही होने वाला है, बस टेंशन नहीं लेने का। अब सारा क्वेश्चन हमारा 40 से हम लोग बहुत ही नजदीक पहुंच चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में लोकसभा से कुल कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, ये बात कह रहा है कि लोक लेखा समिति में, तो लोक लेखा लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? एक बार फिर से, लोक लेखा समिति, है ना? लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। कुल कितना? कुल जो सदस्य होते हैं वो 22 होते हैं। इस 22 में से 15 यानी कि लोकसभा यहाँ से, और यहाँ पर राज्यसभा। तो राज्यसभा से, लोकसभा से इसमें 15 होते हैं। लोकसभा से कितने सदस्य इसमें होंगे? 15 सदस्य होंगे। और राज्यसभा से कितने होंगे? 7 सदस्य होंगे। और ये कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे? कुल कुल हो जाएंगे 22। तो इस प्रकार से लोक लेखा में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। और यहाँ से कह रहा है लोक लेखा में लोकसभा की बात कर रहा है, तो लोक लेखा में लोकसभा के कितने सदस्य हो जाएंगे? 22 सदस्य हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है आपका कि तुर्कान ए चहलगानी किसने समाप्त किया था? सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि तुर्कान ए चहलगानी है क्या? तुर्कान ए चहलगानी क्या है? तुर्कान ए चहलगानी इल्तुतमिश, आप लोग गुलाम वंश के बारे में भली भांति जानते होंगे। और गुलाम वंश के संस्थापक इल्तुतमिश कौन थे? इल्तुतमिश गुलाम वंश के जो संस्थापक हैं आपके, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। और उसमें एक बहुत ही बड़े हुए जो है आपका एक ये भी शासक हुआ करता था गुलाम वंश का, कभी ना कभी कौन? इल्तुतमिश। और ये जब ये आया तो इन्होंने एक अपने अपने शासन के समय 40 अमीरों को एक इकट्ठा करके, 40 अमीरों को एकजुट करके, और इन्होंने चालीसा क्या बनाया? ये चालीसा दल बनाया। चालीसा दल बनाया। और इसके बाद इसी चालीसा दल का जो है दूसरा नाम क्या है? तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान तुर्कान ए चहलगानी, है ना? चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी बनाया था। यही तुर्कान ए चहलगानी की बात कर रहा है यहाँ पर कि तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया था? तो तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त करेगा आगे चल करके बलबन करेगा। ये 40 अमीरों का क्या था? एक ग्रुप था।
40 अमीरों का क्या था, एक जो है मंत्र परिषद बनाया था, जो सरदारनी की जो जो राजा को क्या करते थे, एकदम सलाह दिया करते थे, जिसे आगे चल करके बलबन ने क्या किया, जब बलबन आया तो इन्होंने समाप्त कर दिया इसे। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए, ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया यहाँ से, क्लियर हो गया। यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका, बलवन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला। आंसर कह रहा है कि राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना, हमारा कैसा लास्ट क्वेश्चन है, कारण राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी इसके संबंध में कौन सा कथन गलत की बात कर रहा है, कौन सा कथन गलत है ना। ठीक, चलिए आइए यहाँ से, तो क्या है आपका यहाँ से, ध्यान देंगे यहाँ से, आपका जो क्या कह रहा है कि राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आइए कथन हम गलत की बात करते हैं, कह रहा है कि राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है, ये बात सही है, ये बात क्या है, सही है, राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है। कह रहा है मौत की सजा को माफ कर सकते हैं, नहीं, ये बात गलत है कि राज्यपाल के पास यह पावर नहीं होता है कि वो क्या करे, कि राज्य के जो है किसी की भी मौत की सजा को क्या कर सके, माफ कर सके, इतना उसके पास पावर नहीं है। आगे चलते हैं, वे राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति, अच्छा सॉरी, नहीं कर सकते हैं, ये क्या करते हैं, बस शपथ दिलाते हैं, नियुक्त करके भेजते हैं, कौन, राष्ट्रपति भेजते हैं। ठीक है, यहाँ से उनके पास आपातकालीन शक्ति नहीं है, इनके पास आपातकालीन शक्ति है। तो कुल मिलाकर के ये भी सही है आपका, ये भी सही है, गलत कौन है, ये वाला गलत है। तो कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, ये वाला आपका सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 40 का बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चा एकदम मतलब सॉरी सॉरी बच्चे, बोलना गलत है क्योंकि हमसे बड़े भी इसमें जुड़े हुए हैं, है ना, इसलिए जो भी आप जुड़े हुए मेरे से, जो भी हैं मेरे से बड़े सर के एक तरह से तुल्य हैं आप, तो इसके लिए अगर कभी कुछ ऐसा वर्ड बोल दें तो उनके लिए माफ करिएगा हमें। ठीक है, क्योंकि आदत हो चुकी है बोलते बोलते। तो चलिए सर, अब जो है थोड़ा सा एक आपके लिए आवश्यक सूचना ये है कि 7 बजे से एनसीईआरटी साइंस की, क्या हमने कहा कि 7 बजे से एनसीईआरटी साइंस की महा मैराथन क्लास शुरू होगी, जिसमें लगातार 3 घंटा का क्लास होगा, और वीवीआई प्रश्नों के 6 चैप्टर से ये प्रश्न आपके करवाए जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग एकदम जुड़े उस क्लास से, एकदम महा मैराथन क्लास की जो है आगाज होगा कब से, 7 बजे से। ठीक है, किन्हीं को दिक्कत नहीं। चलिए सर, तो आपसे हम लेते हैं विदा, और मिलते हैं फिर कल 5 बजे अपने टाइम से, है ना, और फिर से हम लोग करेंगे 40 क्वेश्चन का वो बड़ा सा एक धमाकेदार सेशन का आगाज। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद मेरी तरफ से, जो इतने अच्छे से मेरे साथ जुड़े रहे और पढ़ाई करते रहिए, है ना। बाकी बात, कोशिश करें कि आप अपने आसपास के क्षेत्र में जो महिलाएं हैं वो आपसे सुरक्षित महसूस करें। ठीक है, चलिए सर, है ना, 7 बजे से जुड़ना ना भूलें, एकदम महा मैराथन क्लास होगा। आप या यूट्यूब पे, यूट्यूब पे होगा, ऐप पर नहीं होगा, यूट्यूब पर ही होगा, एकदम लाइव सेशन होगा यूट्यूब पर, है ना, 7 बजे से, इसलिए जुड़ना ना भूलें। ठीक है, और लेते हैं हम आपसे विदा, तब तक के लिए, है ना। ठीक है, बाय बाय। जी, सभी को एक बार फिर से नमस्कार, और कल फिर से हम मिलते हैं इसी जगह पर, सब एकदम आ जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे अपने टाइम से। ठीक है, चलिए सर।